हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए, जो हम लोगों की पर्यावरण की जो महामैराथन चल रही थी तो उसी में हम आगे चलेंगे। ठीक है। तो कल हमने आपको ये सारे टॉपिक बता दिए थे और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर रहे थे। तो उसी फैक्ट को आगे देखते हुए यहाँ तक हो गया था। हाँ, ये रहे, यहाँ से आपका गांधी जी के बारे में डिस्कस कर लिए थे। बर्ली जनजाति के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि जो आपकी बर्ली जनजाति है ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है। और महाराष्ट्र की एक बर्ली जनजाति पाई जाती है और इनकी एक बर्ली आर्ट जो है वो बहुत फेमस है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है बगुला से रिलेटेड, कि जैसे ये चीज़ें हम ऊपर आप एक बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जो कुछ निचोड़ बनाया गया है उनको हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, बगुला क्या है। जो बगुला है, भैंस के ऊपर बैठकर उसके कीटों को खा जाता है। जैसे उसके कान में कोई जू है या जैसा भी है, उसके फैमिली से कोई भी बिलोंग करता है तो वो सब खाते हैं और भैंस को उससे आराम मिलता है। और क्या कहते हैं, इसको अपना इसका भोजन मिल जाता है। तो देखिए, हमने अभी ऊपर वीडियो में यही बताया था आपको कि एक दूसरे के लिए क्या है, सहजीवी का काम करते हैं। सहजीविता का मतलब यही होता है कि कुछ हमारा फ़ायदा होगा, कुछ तुम्हारा फ़ायदा होगा, दोनों मतलब साथ साथ जिएंगे। हाँ, तो यही है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं। ठीक है। और इसको हम फूलों की घाटी कहते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर इसके लिए भी और कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए पूछ देता है कि फूलों की घाटी कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। और एक इसी के साथ शांत घाटी पूछता है। ठीक है, कि शांत घाटी कहाँ है। तो शांत घाटी आपका कहाँ है? ये पड़ता है आपका केरल में, पश्चिमी घाट में। नेक्स्ट है, जो पुराने समय का यही आपका क्या होता था, मॉइस्चराइज़र होता था। गुलाब जल और ग्लिसरीन दोनों बराबर मात्रा में मिलाकर शीशी में भर लो, कुछ बूंदे नींबू की भी डाल लो, इसका इस्तेमाल करो, सर्दी में त्वचा नहीं फटेगी। मतलब जब आप अपने मम्मी या दादी से पूछेंगे तो उस समय का यही मॉइस्चराइज़र था। पहले इस समय पॉन्ड्स और फलाना ढिकाना लेक्मी पता नहीं क्या क्या आता है, वो सब नहीं था। तो ये उस समय का है। पक्षियों की हड्डी जो होती है खोखली होती है। आपने देखा होगा पक्षियों का कहीं पंख उंख पड़ा हो तो उस पंख को दब दबाएंगे ना तो दबता है, उसमें खोखली होती है अंदर से, तो उसमें हवा भरी होती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, पक्षी एक ही समय पे दो आँखों से अलग अलग चीज़ों को नज़र डालते। जैसे हम हमेशा कहीं भी देखेंगे तो दोनों आँख से एक ही चीज़ देखेंगे, मतलब फोकस हमारा एक ही तरफ रहता है। लेकिन जो पक्षी होते हैं, पक्षियों का क्या होता है कि ये दो दो समय पे दोनों दो चीज़ें देख सकते हैं। मतलब अगर लेफ्ट में कोई चीज़ है तो उसको भी देखेंगे, राइट में है तो उसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, पक्षी देखने के लिए अपनी गर्दन को ज़्यादा घुमाते हैं क्योंकि उनकी आंखों की पुतलियाँ नहीं घूम सकती हैं। ये देखिए, ये चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है पक्षियों से रिलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी रीजन में दे के पूछ देता है कि क्यों नहीं वो कर पाते हैं, तो उनकी पुतलियाँ घूम नहीं सकती, इसीलिए वो अपनी गर्दन को घुमा घुमा के इधर उधर देखते रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, पक्षी देखने के, नहीं तो हो गया है। चील, बाज व गिद्ध हमसे 4 गुना देख सकते हैं। तो ये भी फैक्ट याद रखना है, क्योंकि इसके पहले हमने इनके बारे में पढ़ा था कि 3 किलोमीटर से 6 किलोमीटर, मतलब ये हमसे 6 गुना देखते हैं। और 3 किलोमीटर तक इनके आवाज़ सुनाई देती है, किसकी? बाघ की। तो उसी में एक फैक्ट ये भी याद रखिए, चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना दिखाई देते हैं। ठीक है। जो चीज़ें हमें अगर 2 किलोमीटर से दिखाई देंगी तो इनको, मतलब 8 किलोमीटर से हमें दिखाई देंगी, वो इनको क्या होंगी? आधे हमसे, मतलब 1/4, मतलब यानी 2 किलोमीटर से ही इन्हें दिखाई देने लगेंगी। ठीक है।
इसके बाद रात में जागने वाले जानवर के बारे में दिया है कि रात में रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को ब्लैक एंड वाइट देखते हैं। ये फैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए आप, ब्लैक एंड वाइट। कान सुनने में मदद करते हैं। पक्षी, मेढक, छिपकली, मगरमच्छ के भी कान होते हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ते हैं। इनके छेद जैसे कान होते हैं। ठीक है, तो ये आप फैक्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका अंडा देने से रिलेटेड। अंडा देने वाले जीव अंडे कहलाते हैं, जैसे मछली, मेढक, सरीसृप। सरीसृप में सांप वगैरह आ जाते हैं ये। पक्षी, इन जीवों के कान दिखाई नहीं पड़ते, वह शरीर पर बाल नहीं होते। तो ये भी एक आप इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो भी अंडे देने वाले होते हैं उनके शरीर पे बाल नहीं होते हैं। ठीक है, और ह्यूमन जैसे देखिए शरीर पे बाल होते हैं और स्तनधारी होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, उन वो अंडे नहीं देते हैं, वो बच्चे पैदा करते हैं। जैसे देखिए अगला पॉइंट ही है इससे रिलेटेड। बच्चे देने वाले जीव जरायुज कहलाते हैं और स्तनधारी, जैसे स्तनधारी, इनके कान दिखाई पड़ते हैं तथा शरीर पर बाल होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है ये फैक्ट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट कर लेना आप। गाय के आगे के दांत छोटे तथा पीछे के दांत चपटे होते हैं। बस यही चीज़ें आपको उल्टा करके एग्ज़ाम में दे देगा, तो उस समय इतना प्रेशर रहता है, आदमी मतलब पढ़ के तो आप सब गए होते लेकिन कंफ्यूज होते हो कि क्या आगे का था या पीछे का। तो केवल आपको ये चीज़ें याद रखनी है। आप कैसे याद रख सकती हो, अपना निमोनिक्स बना लेना आप। जैसे आगे के दांत छोटे, पीछे के दांत चपटे, तो आपके भी तो पीछे के दांत चपटे होते हैं, थोड़ा चौड़े चौड़े होते हैं, तो ऐसे याद रख सकते हो कि आगे के दांत छोटे होते हैं और पीछे के दांत चपटे हैं, तो ऐसे गाय को भी होते हैं। ठीक है, और क्या हो जा रहा है, नेक्स्ट है बिल्ली। बिल्ली के दांत नुकीले मांस फाड़ने के लिए प्रयोग होते हैं। कंगारू चूहा पानी नहीं पीता। ठीक है, जो कंगारू चूहा होता है वो पानी नहीं पीता है। छिपकली, मेढक, सरीसृप सर्दी में बचने के लिए शीत मुद्रा में चले जाते हैं। ठीक है, देखेंगे आप मेढक वगैरह ठंडियों में नहीं दिखते हैं, और छिपकली वगैरह को देखेंगे जैसे गर्मी आते आते ये कहीं ना कहीं सूख जाती हैं, मतलब मर गई होती हैं। तो वैसे ही मेढक वगैरह फिर जब बारिश आता है तो मेढक वगैरह निकलती हैं, और सांप वगैरह भी गर्मी के समय में ही फन निकाल के निकलते हैं। नेक्स्ट है आपका गाय 4 घंटे, सोने से रिलेटेड है। गाय 4 घंटे, अजगर 18 घंटे, जिराफ 2 घंटे और बिल्ली 12 घंटे, हाथी 4 घंटे और शेर जो है आपका 8 घंटे तक सोते हैं। ये सोने से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, इनको एक ही जगह मैंने इकट्ठा दे दिया है। नेक्स्ट है सांपों को नचाने वाले को कालबेलिया कहते हैं। ठीक है, कालबेलिया एक मतलब प्रकार की ये लोग जनजाति है, या मतलब एक वैरायटी है लोगों का जिनको जो सांपों वोपों से रिलेटेड काम करते हैं, उनको क्या कहते हैं, कालबेलिया कहते हैं। अब देखिए क्या है, कालबेलिया सांप के डंक के निशान से जाने जाते थे किस सांप ने काटा है, मतलब जैसे उसका जो सांप का डंक जैसा कटा हुआ है तो उसी से पकड़ लेते थे कौन सा सांप काटा है। कालबेलिया लोग बेटी को शादी में सांप के तोहफे देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 2004 सुनामी से रिलेटेड है कि 2004 में हमारे देश में सुनामी आई थी। तो सुनामी आने से पहले कुछ जानवर थे जो अजीब व्यवहार करने लगे, तो उसको चेतावनी के रूप में देखा गया। और कुछ अंडमान और निकोबार के जो कुछ वहाँ पे आदिवासी लोग रहते थे, उन लोगों ने भी ये इलाका पहले ही खाली कर दिया। तो कहा जाता है कि उन आदिवासियों को पहले से ही इस दुर्घटना के बारे में पहले से ही मालूम चल गया था, तो इस वजह से वो लोग वहाँ से छोड़ दिए थे। अब आइए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो उनको हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी। पहले वीडियो आप पॉज करेंगे 2 सेकंड के लिए, पहले अपने से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और फिर
मैं तो आंसर डायरेक्ट बता दूंगा क्योंकि ये ऑलरेडी ये चीज़ें डिस्कस हो गई हैं ऊपर, तो अब इसमें ज़्यादा समय हम नहीं देंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, यह भालू जैसा दिखता है। तो ये क्वेश्चन तो आपको आता ही होगा, स्लॉथ के बारे में कहेगा ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए जीवों के समूहों में किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वो मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। तो अभी आपने देखा है, क्या था वो आपका, चील, बाज और गिद्ध। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट है, जानवरों के कान के आकार का संबंध किससे होता है। तो ये हमेशा बॉडी बैलेंसिंग से रिलेटेड है, जीएस का भी क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है। तो वजन या इससे कह सकते हैं, क्योंकि ये जानवरों के जो कान होते हैं वो बैलेंस करने के लिए होते हैं चीज़ों को। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं। तो जब बहुत अधिक हिलाएंगे इसका कारण क्या है, तो अभी आपको ऊपर हमने फैक्ट बताया है कि इनकी जो पुतलियाँ हैं वो घूम नहीं सकती हैं, इस वजह से ये। नेक्स्ट है, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को, इसका भी आंसर आपको मालूम है, ब्लैक एंड वाइट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस जीव के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं। तो अभी आपको मैंने बताया, जब से मैना का क्वेश्चन आ गया है तो यही बार बार हर जगह रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। कौन अपनी मादा साथी को केवल उसकी गंध से पहचान लेता है। तो ये रेशम के कीड़े होते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट है, पक्षियों में कौन सा पक्षी मरे हुए जानवरों को खाकर हमारा स्वच्छता अभियान का सिपाही बनता है। तो वो आपका गिद्ध होता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा पक्षी पेड़ों के तनों में छेद करके, तो ये आपको मालूम है कि छेद करने का काम दो ही करते हैं, एक दर्जन चिड़िया और दूसरा कठफोड़वा। अब देखिए, ऐसा अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनाया है तो आप छेद करना सिलने से रिलेटेड देख कर सोचेंगे दर्जन चिड़िया होगा, जबकि गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, कठफोड़वा, बी हो जाएगा। ये दूसरा है, ये होगा, क्योंकि उसकी तना की बात कर रहा है। तना को छेदने का काम कौन करता है, कठफोड़वा, जबकि पत्तों को सिलने का काम दर्जन करती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ही है हमारा वो, ये दोनों क्वेश्चन एक साथ ही रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पत्तों को सीकर बनाता है। तो दर्जन चिड़िया। अब इसी में यही अगर कठफोड़वा ऊपर कर देते तो आपको लगता, कन्फ्यूजन हो क्रिएट करने के लिए ऑप्शन ऐसे बना के दिए जाते हैं। तो ये चीज़ें आप जितना पहले प्रैक्टिस करके जाएंगे वो आपके लिए बेटर साबित होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका 25 रिलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक है, आइए चलिए देखते हैं, स्कूल जाने के संसाधन से रिलेटेड। मतलब किस राज्य में किस जगह पे कैसे लोग स्कूल जाते हैं, मतलब बच्चे स्कूल जाते हैं, वहाँ क्या क्या यूज करते हैं, कैसे सिचुएशन से गुजरते हैं, इसके लिए हम आपको ये चीज़ बताएंगे। जैसे पहला पॉइंट है आपका, बांस से बना हुआ पुल। ठीक है, अब जो भी फैक्ट, जैसा मैंने पहले आपको बता रखा है कि फैक्ट टू फैक्ट ही आपको पढ़ना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ इसी को बार बार रिपीट करना है। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर या नोट्स में लिखते जाइए, इसको बना के वीडियो पॉज करके अपना नोट्स एक बना लो कि शॉर्टकट नोट्स। वैसे तो अगर आप, सबसे अच्छा तरीका है स्क्रीनशॉट लेते जाओ और बैठ के एक ही बार अपना सुबह शाम एक बार देख लिया, टारगेट बनाकर कि जितने भी आपने स्क्रीनशॉट लिया है उसको आप एक बार देख लो। देखिए पहला है, बांस से बना हुआ पुल। हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते। एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ में बांस को पकड़ते हैं। हम जल्दी जल्दी बांस को रस्सी से पुल वो करते हैं। तो अब ये स्कूल जाने का तरीका है। तो अब ये कहाँ होता है, तो बांस अधिकतर असम उसम के साइड में होता है, तो वहाँ से रिलेटेड है। तो ये केवल स्कूल से रिलेटेड पूछता है कि कहाँ जाते हैं, तो स्कूल। ठीक है, तो ये अगर आपका ये पूछ देगा ऐसी इन्फॉर्मेशन दे के कि ऐसा कहाँ होता है, या बांस बारिश ज़्यादा कहाँ होती है, तो असम साइड में बारिश देखे होंगे, असम में बहुत बाढ़ आ जाती है तो बारिश, तो यहाँ पे आपका असम दे रखा है, थोड़ा ध्यान से देना होगा, इनविजिबल लग रहा था। ठीक है, तो असम में है। ऐसे ही ट्रॉली का यूज करके बच्चे कहाँ जाते हैं, तो ट्रॉली का यूज करके बच्चे आपका लद्दाख में जाते हैं। ठीक है, तो इसको इन्फॉर्मेशन को आप एक बार पढ़ लेना, मैं जल्दी जल्दी इस चीज़ को
क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो लोगों को बोरियत लगने लगती है, इस वजह से मैंने सोचा कि उसी हिसाब से, जैसे सीमेंट का पुल है तो सीमेंट का पुल जहाँ पे बना होता है तो यानी ये चीज़ें फिक्स्ड हैं। तो समुद्र के पुल से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन दी होगी कि मतलब कैसे पुल बनाए रहते हैं, सीढ़ी नुमा होता है, क्या होता है, सीमेंट के पुल ऐसे बनाए जाते हैं, तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। नेक्स्ट है बल्लम। बल्लम, तो बल्लम केरल, जैसे बल्लम एक तरीके की नाव होती है जो छोटी छोटी स्कूल बच्चों को ले जाने के लिए होती है, तो ये बल्लम कहते हैं इनको। तो ये कहाँ पे है आपका, तो ये केरल में है। ठीक है। लिखा हुआ केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए बल्लम, लकड़ी की बनी छोटी नाव में बैठकर स्कूल जाते हैं। तो ये चीज़ है। ऊँट की गाड़ी, ऊँट आपको मालूम है राजस्थान एरिया में है तो ऊँट ऐसे ही समझ जाओगे आप। हम रेगिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नज़र आती है दिन में, तो रात खूब तपती है, दिन में तो रेत खूब तपती है, और हम ऊँट गाड़ी में बैठकर स्कूल जाते हैं। तो ये राजस्थान से रिलेटेड है। बैलगाड़ी मैदानी इलाका या उसके लिए है जहाँ प्लेन है, मतलब ज़्यादा ऊंचा उतार चढ़ाव नहीं है, तो उस इलाके में बैलगाड़ी से लोग जाते हैं। तो ये मैदानी इलाका में हो गया। जैसे यूपी के ऐसे राज्य हो जाएं, चाहे बिहार के, चाहे उत्तराखंड के, उत्तराखंड नहीं, उत्तराखंड में तो पहाड़ी एरिया आ जाता है, तो यूपी बिहार हो जाएगा, जो मतलब जहाँ पहाड़ी एरिया नहीं है उस इलाके की बात कर रहा है। तो मैदानी इलाके में बैलगाड़ी, क्योंकि बैलगाड़ी उतना ऊंचाई पे चढ़ नहीं पाएगी। ठीक है। और प्लस इसमें ब्रेक लगाने का कोई चीज़ नहीं होता है कि आप अगर कोई चीज़ पीछे आ रही हो तो उसको बैक कर लो, तो इसलिए मैदानी इलाका में होता है कि ज़्यादा ढलान ना हो। नेक्स्ट है साइकिल की सवारी, ये नया ऐड हुआ है आपके सिलेबस में। तो साइकिल की सवारी में भी आपको यही मैदानी इलाका में जो बच्चियां होती हैं वो स्कूल जाती हैं तो उससे रिलेटेड है। जुगाड़ गाड़ी, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, इसको याद रखना आप, गुजरात में। ठीक है। जैसे बाइक से ही अपना जुगाड़ करके इन लोगों ने बना रखा है तो उसको जुगाड़ गाड़ी का नाम दिया हुआ है। तो जुगाड़ गाड़ी आपका गुजरात रहेगा। जंगल से जाते बच्चे, जंगल से भी जाते हुए बच्चे, ये तमिलनाडु वगैरह और चाहे ऐसे एरिया में जहाँ जंगल ज़्यादा होते हैं तो वैसे एरिया में बच्चे जाते हैं। तो लिखा हुआ है स्कूल पहुँचने के लिए हमें घने जंगल से निकलना पड़ता है, कहीं कहीं जंगल इतना घना होता है कि दिन में भी रात जैसा लगता है, उस सन्नाटे में कई पक्षियों और जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे देगा कि मतलब कहाँ पे सन्नाटे और ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं, तो वही जंगलों में। नेक्स्ट है आपका बर्फ़ पर चलते हुए बच्चे, मतलब कुछ बच्चे जैसे ऐसे पहाड़ी एरिया में कि मतलब वहाँ पे क्या होता है, बर्फ़ गिरी होती है उनके ऊपर से वो अपना वो जाते हैं। तो ये नॉर्थ ईस्ट की हिल हैं, नॉर्दर्न मतलब लद्दाख वगैरह हो गए या हिमाचल प्रदेश के ऐसे कुछ एरिया हो गए। तो ये ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते से उत्तराखंड में, अगेन उत्तराखंड से रिलेटेड ये दूसरी इन्फॉर्मेशन है। तो ये वाला पॉइंट आप याद रखना कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि ऊबड़ खाबड़ वाला एरिया कौन सा है, कहाँ पे बच्चे जाते हैं, तो हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, हमारे यहाँ दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं, मैदानों या शहर में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, हमें तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते पार करने पड़ते हैं। ठीक है। तो उत्तराखंड की बात है ये। नेक्स्ट है आपका, देखिए ये सारी इन्फॉर्मेशन इससे थी। अब इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पूछे गए हैं, छोटी नाव जो थी वल्लभ, ठीक है, क्या थी, केरल में थी। नेक्स्ट है आपका किस क्षेत्र में अत्यधिक भारी बारिश की वजह से हो, जैसे बारिश का नाम सुनिए तो तुरंत आप पहले असम देखिए, ऑप्शन में है, फिर ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, असम मार दीजिए। निवासी नदी को पार करने के लिए असम वाले। ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका दूसरा, सेकंड हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा आंसर, और इस वाले का हो जाएगा आपका असम। ठीक है। नेक्स्ट है किस राज्य में लोग नदी को पार करने के लिए पुल्ली का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी आपने ऊपर देखा ट्रॉली से यूज वो करने के लिए लद्दाख में ही तो बच्चे अपना इधर से पार कर रहे थे। देखिए यहाँ पे ट्रॉली कहाँ पे यूज किए थे, ये रहा, ट्रॉली का यूज आपका लद्दाख में ही यूज। तो यही इन्फॉर्मेशन है जो आपको कलेक्ट करके रखनी है। तो यहाँ लद्दाख हो जाएगा तीसरा।
नेक्स्ट है आपका, किस राज्य में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए जुगाड़ गाड़ी गुजरात में, आपको मैंने बताया कि तो इसका आंसर पहला हो जाएगा गुजरात। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका इसमें पॉइंट प्लांट से रिलेटेड, कुछ पौधों से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये पौधे मतलब कहाँ पाए जाते हैं या किस तरीके के होते हैं, तो इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इसको डिस्कस कर लिया जाता है। तो पौधों की विशेषताएं क्या है? पौधों को पानी देने से मुरझाई पत्तियां फिर हरी हो जाती हैं, क्योंकि उनमें प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनने लगता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए इसका मतलब क्या है कि हमें प्रकाश संश्लेषण के लिए पानी की भी आवश्यकता होती है। देखिए जैसे मुरझाई, पहले डायग्राम में मुरझाई हुई पत्ती है, दूसरे में थोड़ा और हरी होती है, तीसरे में एकदम हरी हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। ये पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लो। ये इसी के नहीं, किसी एग्ज़ाम के लिए आपका इम्पॉर्टेंट है। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में आपका पूछ देता है कि प्रकाश संश्लेषण के कितने मतलब स्टेप होते हैं, उसमें क्या क्या होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, जल होगा, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए और क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। और क्लोरोफिल से ही इसकी पत्तियां क्या होती हैं, हरी होती हैं। नेक्स्ट है, पौधे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं। ये चीज़ें आप जानते हैं बचपन से कि हमें ऑक्सीजन किससे मिलता है, पौधों से। और सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कौन देता है? तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला क्या है आपका? पीपल है। ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड वो हमसे लेते हैं, जो हम छोड़ते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड उसको ग्रहण करते हैं और उसके बाद उसको क्या करते हैं, लेकर हमें ऑक्सीजन देते हैं। नेक्स्ट है पौधे के बारे में, डेजर्ट ओक, रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक के बारे में बहुत भर भर के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इसके इतने फैक्ट हैं कि उनसे क्वेश्चन बनना तय ही है। जैसे देखिए, पहला ही है, रेगिस्तानी ओक 10 फीट लंबा होता है। ठीक है, पहले तो 10 फीट समझ रहे हैं, ये लंबा होगा। दूसरा, इसकी जड़ें 300 फुट तक गहरी होती हैं और पत्तियां कम होती हैं। पत्ती कम है, उसके पता चलेगा 10 फीट ऊपर है, और 300 फीट मतलब उसका 30 गुना नीचे ज़मीन में रहता है। तो इसमें लोग क्या करते हैं, इसी में से पानी की किसी आवश्यकता होती है तो आगे देखेंगे इसमें, तो इसमें से अपना इसके तने को छेद करके उसमें से पानी निकाल के पी लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, जिसकी जड़ें उसके तन के 3 गुना, देखिए वही यही चीज़ जो ऊपर मैथ जिनकी थोड़ी सही होगी तो वो निकाल सकते हैं कि 10 फुट तो ऊपर है और उसका 30 गुना क्या हो जाएगा, 10 में 30 का गुणा करेंगे 300 हो जाएगा। तो ये आपका 30 गुना इनकी जड़ें मतलब नीचे होती हैं। इनके तने में पानी इकट्ठा होता है। जैसे देखिए ये दिया हुआ है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है। ठीक है, ये रहा ऑस्ट्रेलिया, पूरे वर्ल्ड मैप ग्लोब में दिखाया गया है। और ये देखिए इनके जड़ों में छेद कर दिए, उससे पानी निकल रहा है और ऐसे उनकी जड़ें फैली रहती हैं। इधर दिखाया है और ये पानी दिखा दिया है। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा डायग्राम वगैरह आपको दिख जाएगा ना, तो थोड़ा कुछ चीज़ें एक बार में पूरा तो हम नहीं कह सकते क्लियर होंगी, लेकिन आपको थोड़ा जब देखे रहते हैं तो हाँ समझ में आता है, अच्छा हाँ ये रेगिस्तानी ओक के बारे में हमने देखा है, तो उसमें ऐसे चीज़ें क्लियर होती हैं। तो याद करने में ये चीज़ें आसानी हो जाती हैं, और कोई बात नहीं है। नेक्स्ट है आपका, सूखे पत्तों के चित्र। सूखे पत्तों के चित्र से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि विष्णु चिंचालकर जो थे, मध्य प्रदेश के हैं, इंदौर के रहने वाले, सूखे पत्रों से ये चित्र बनाते थे। ठीक है, तो इनसे फैक्ट पूछा जाएगा। आर्टिस्ट हैं एक, देखिए ये ऐसा चित्र वगैरह बनाए हैं, जैसे लग रहा है कोई बिल्ली है या खरगोश जैसा कुछ लग रहा है, तो ये है। और इनका इसमें इधर फिगर दिया हुआ है। नेक्स्ट है चित्र शैली के बारे में, कि कुछ शैलियाँ होंगी। जैसे चित्र के बारे में बच्चों से बातचीत करें और उन्हें बताएं कि यह चित्र मध्य प्रदेश की गोंडी शैली है। कौन सी शैली है? गोंडी। तो अब आपके एग्ज़ाम में अगर गोंडी शैली पूछ दिया कि गोंडी शैली कहाँ की है, तो मध्य प्रदेश की है, क्योंकि विभिन्न तरीके की जो डिज़ाइन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। अभी आपको हो सकता है आगे दिखेगा, इसी पेज में दिख जाए, मधुबनी जो चित्रकला है, पेंटिंग है, वो आपका
बिहार राज्य से है, मधुबनी जिला से, ठीक ना। सही, तो ये आपका आप देख कर बता देंगे कौन सी है, गोंडी शैली है मध्य प्रदेश की। टेसू एक प्रसिद्ध उत्सव खेल है, ठीक है, जो बुंदेलखंड ग्वालियर और उसके आसपास के क्षेत्रों में धूमधाम से मनाया जाता है या दशहरे के दिनों में मनाया जाता है। इस त्यौहार में लड़कों की टोली टेसू लेकर घर घर जाती है और गाती है, टेसू की फौज अधिक कुछ नहीं मांगती, बस थोड़ा सा अनाज, पैसे, दीपक जलाने के लिए तेल। यह त्यौहार 5 दिन तक चलता है। तो इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये याद रखेंगे। और ये कहाँ मनाया जाता है, ठीक है, दशहरे के समय मनाया जाता है, इतना ही बस याद रखना है, ठीक है। ये देखिए, ये बनाया गया है टेसू का त्यौहार से। एक बड़ा कलाकार केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह अकबर के पास, ये एक कहानी है, उसमें क्या होता है इसका सार मैं बता देता हूँ, बाकी आप इस कहानी को पढ़ सकते हैं। अकबर के दरबार में बाहर जब निकलते हैं तो एक बच्चा रहता है, तो एक वो आर्टिस्ट बनना चाहता रहता है, ठीक है। तो जब वो क्या करता है, अकबर के यहाँ जाता है उनके बादशाह को, तो उनको मालूम चलता है, तो वो बताते हैं, तो बाद में उसका नाम शाहजहाँ सलीम मुराद और दानियल केशव ने चहकते हुए कहा, बिल्कुल सही था। बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में, हाँ, उनका नाम आगे चलकर सलीम चिश्ती के नाम से फेमस होते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप, एक कहानी है, पढ़ लेना है आप। और उनके लिए इन्होंने ये बनाया था, ठीक है, सीकरी का महल। वे भी क्या दिन थे विज्ञान कथा के लिए फेमस आइजक एसिमोव की लिखी कहानी है। यह कहानी आज से 150 साल बाद स्कूलों की कल्पना की याद दिलाती है। नेक्स्ट है आपका, इसी का हमने जिक्र किया था अभी, कि मधुबनी चित्रकला बिहार के मधुबनी ज़िले से रिलेटेड है, ठीक है। मैंने अभी बताया कि मधुबनी चित्रकला क्या है। अब इसका एक फैक्ट है, इसमें बहुत बार क्वेश्चन, जितना बार मैं बोलूँ समझ लीजिए, अगर मैं जिस पे रुक के बोल रहा हूँ 2 सेकेंड, समझ लिए वो कितना इंपॉर्टेंट है। इसके एक एक फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसमें पूछ देता है मधुबनी चित्रकला में किसका किसका उपयोग होता है, कहाँ की है चित्रकला, ऐसे करके फैक्ट आए हुए हैं। तो पहला तो हो गया आपका बिहार। दूसरा देखिए, इसमें चावल के घोल, रंग के लिए नील, हल्दी, इंसान मिलाकर इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियों और अन्य जंतुओं के साथ रखकर चित्र बनाए जाते हैं। मतलब इतने, इसमें एक सलाई की तीली का भी यूज होता है इसमें। अभी देखिए, हो सकता है आगे जिक्र हो, नहीं होगा तो हो सकता है मिस हो गया होगा, ये चीज़ याद रखिएगा। इसमें सलाई के चित्र का भी यूज होता है। ये देखिए, चित्र बनाए गए हैं ऐसे, तो इनका, और इसमें हल्दी पीसा गया है, इसमें पंखुड़ियाँ, फूलों के पंखुड़ियाँ पीसी जाती हैं, उससे कलर बनाए जाते हैं, जैसे गुड़हल का कलर रेड हो जाता है, तो वैसे कलर अलग अलग के लिए। परागण से रिलेटेड देखिए, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच कुछ पतली पाउडर जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें परागकण कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ें जो हैं, इनको हम परागकण कहते हैं। ये देखिए, कहाँ गया, ये हैं, ये इसके दाने, और ये क्या हो जाएंगे बाद में, ये पीले रंग के नीचे पड़े हुए हैं। परागकण पाउडर जैसे होते हैं। परागण प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं, यानी ये अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए, जैसे ह्यूमन अपने, मतलब मानव जनजाति अपने, या लोग जनसंख्या बढ़ाने के लिए जो प्रोसेस करते हैं, उसी तरीके से ये पॉलिनेशन करते हैं, ठीक है। बरगद वृक्ष, बरगद सबसे पुराने वृक्षों में से एक है। बरगद से सहारा देने वाली जड़ें निकलती हैं। बरगद का वृक्ष सैकड़ों वर्षों पुराना होता है या जीवित रह सकता है। तो अब देखिए, इससे रिलेटेड, ये बरगद का आपका वृक्ष है, जैसे बगीचा, इसमें बरगद बने हैं, और देखेंगे तो इनकी जड़ें ही जो नीचे, फिर सॉरी, इनकी जो लताएं हैं, ये नीचे जाकर एक जड़ का रूप ले लेती हैं फिर से, मतलब फिर ज़मीन में जाएंगी, और ज़मीन में जाकर फिर वहाँ से अपना पानी, नाइट्रोजन, जो भी चीज़ें इनको चाहिए, पोषक तत्व, तो ये खींच कर
पौधे को पहुंचाती हैं। इसीलिए इनकी लाइफ साइकिल क्या होती है, बढ़ जाती है। बाकी सब पौधों में ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, इस वजह से देखेंगे वो ज़्यादा साल तक नहीं रहते हैं। लेकिन इनमें क्या एक ये भी कारण है कि इनकी जो ये क्या कहते हैं इनमें, इनकी लताएं होती हैं, ये ज़मीन में चपकी होती हैं, जिससे इनको सारे पोषक तत्व मिलते रहते हैं। अब आइए इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो भी हमने यहाँ पे फैक्ट पढ़ा है, क्योंकि आप अगर जब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अगर पूरा वीडियो देखने का आपको नहीं मिलेगा, तो इसका एक इम्पॉर्टेंट जो आपको मैंने पॉइंट बना रखा है, इसको एक बार ज़रूर देख लेना आप जल्दीबाजी में, क्योंकि ये ऑनलाइनर की तरह हैं, जल्दी जल्दी हो जाएंगे। और कोशिश करिएगा ऐसे भी आप जो कोई भी चैप्टर बना रहे हैं, उसके बाद एक पेज दो पेज छोड़कर ही नेक्स्ट पेज अपना चैप्टर बनाइए, और उन एक दो पेज में वन लाइनर के तौर पे उन्हें बनाइए। क्योंकि चैप्टर में क्या होता है, आपने टॉपिक जो लिखा है उसको रिवाइज करना एग्जाम के दिनों में थोड़ा टफ होता है, लेकिन वन लाइनर रहेगा तो जल्दी से एक पेज में पूरा अपना चैप्टर आप रिवाइज कर जाओगे, मेन मेन पॉइंट होगा। अब पता चले कि जैसा वहाँ नोट्स बनाए हो वैसे वन लाइनर भी बना रहे हो, नहीं, वन लाइन में बनाए कि मतलब एक, जैसे मधुबनी चित्रकला से रिलेटेड तो मधुबनी चित्रकला लिख के बिहार कॉमा माचिस की तिल्ली फूल हल्दी नील ऐसे करके बस हो गया, काम खत्म, इतना ही लिखना है। अब ये नहीं कि हाँ यहाँ पाया जाता है, इसको ये कहा जाता है, पूरी कहानी नहीं लिखनी है, ठीक है। तो ये हो गया, ये अच्छा नोट्स बनाने का तरीका है। देखिए पहला पॉइंट है फूलों की घाटी उत्तराखंड में, कचनार के फूल की सब्जी यूपी में, तथा केलों के फूलों की सब्जी केरल में, और महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े। ये तीनों फैक्ट जितना कहूँ उतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कचनार, केला क से केरल, और महाराष्ट्र में सहजन, ठीक है। दवा के प्रयोग होने वाले गुलाब फूल गुलाब, केसर, अजवाइन, सर्पगंधा, अर्जुन। अर्जुन की छाल हृदय रोग के लिए बहुत अच्छी है। अजवाइन का महत्व तो लोगों ने उसमें अजवाइन और क्या कहते हैं आपका दालचीनी, ये सब काढ़ा कोरोना में ज़्यादा इन लोगों ने देखा, ठीक है। तो हमारे घर में तो अभी भी कोरोना की वजह से अब तक चाय बन रहे हैं विदाउट चीनी वाले, सुबह 5 बजे। कोई बात नहीं। इत्र व केवड़ा चमेली गुलाब से बनते हैं, तो ये याद रखिएगा कि इत्र और केवड़ा, केवड़ा क्या होता है, इत्र का ही रूप होता है। आपने अगर एक मूवी सूर्यवंशम है, उसमें अमिताभ बच्चन को एक जहर खीर में मिला के दिया जाता है खलनायक द्वारा, तो वहाँ केवड़ा शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तो आप समझ सकते हैं, ये भी खुशबू का है। यूपी का कन्नौज जिला इत्र के लिए बहुत फेमस है। अभी आप बहुत चर्चा में था, कन्नौज में छापामारी हुई थी पैसे को लेकर, तो इत्र व्यापारी, तो इसे याद रखते होंगे कि कन्नौज में इत्र बहुत, ठीक है। इत्र के लिए यहाँ पे इत्र नगरी भी कहते हैं इसको। इत्र फूलों का शुद्ध अर्थ होता है, यह आसवन विधि से बनाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इत्र को बनाने के लिए कैसे हम किस विधि का यूज करते हैं, तो आसवन विधि का यूज करते हैं, ठीक है। रात में खिलने वाले फूल सफ़ेद सुगंधित होते हैं। अधिकतर देखा होगा आपने रात रानी के बारे में, तो उसमें एक क्वालिटी होती है कि वो शुद्ध सफ़ेद होती है और सुगंधित होती है। नेक्स्ट है, नीम कीवर और खेजड़ी वृक्ष में कीड़ा नहीं लगते हैं। खेजड़ी वृक्ष अभी आगे आप जब राज्य पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे, आपका राजस्थान से रिलेटेड है, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी फ़िलहाल आप कीड़ा नहीं लगेंगे उस पॉइंट को पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है गुलाब जल, ग्लिसरीन, नींबू, ये तो मैंने बताया कि ये पहले आपके दादी और मम्मी वाले समय में क्या था, मॉइस्चराइज़र था। पीपल का पौधा मकान की दीवार पर उग जाता है, ठीक है, ये भी फैक्ट है। केरल को मसालों का राज्य कहा जाता है, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिनको नहीं पता था वो आज इसको देख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे में ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। पोचमपल्ली कहाँ है आपका, तेलंगाना। एक्चुअली में पहले हैदराबाद था, लेकिन तेलंगाना अलग राज्य बन गया है, तो ये आपका पोचमपल्ली कहाँ चला गया है, तेलंगाना में, इसलिए इसे बुनाई को पोचमपल्ली नाम से ही जाना जाता है। अधिकतर देखिए कुछ ऐसे जगह हैं कि जहाँ पे कोई चीज़ फेमस होती है उसी के नाम पे उसका नाम रख दिया जाता है। जैसे देखिए मधुबनी चित्रकला जो वहाँ की फेमस है उसके ज़िले के नाम से, ऐसे पोचमपल्ली बुनाई भी एक नाम बोल दिया गया, कहाँ, पोचमपल्ली जगह पे जहाँ पे साड़ियाँ फेमस हैं, ठीक है। आइए देखिए कुछ पौधे देख लेते हैं।
वैसे वीडियो तो लंबी हो रही है, लेकिन पौधे भी देख लेते हैं आज। ठीक है, पौधों में पहला खेजड़ी ही आ गया। देखिए अभी मैंने जैसे ही आपको जिक्र किया था वहाँ पे कि खेजड़ी के बारे में, खेजड़ी राजस्थान में पाया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट ही आपका है खेजड़ी से रिलेटेड। खेजड़ी राजस्थान के जोधपुर में अमृता देवी बिश्नोई, ये पॉइंट याद रखिएगा, ने खेजड़ी गांव में खेजड़ी वृक्षों को बचाने हेतु 363 महिलाओं के साथ स्वयं का बलिदान दे दिया था। मतलब ये जाके उसमें चपक गई थी, बोली हमें ही काट दो, लेकिन इसे नहीं काटना है। इसी से इसका नाम फेमस हुआ है। भारत सरकार ने इनके सम्मान में अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की थी। देखिए जब तक कोई कुछ नहीं करेगा तब तक सरकार भी क्या करती है, अनदेखा करती रहती है। अब उतना ही उन लोगों की हत्या हो गई, अब इनके नाम पे अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा कर दी। यही है। इनकी छाल दवा के काम में प्रयुक्त होती है। इनकी लकड़ियों में भी कीड़ा नहीं लगता। यही चीज़ें आपको मैंने ऊपर बताया था। इसके अलावा नीम था और एक और पौधा था जिसमें क्या होता है, कीड़ा नहीं लगता है। ठीक है, इसकी फलियों की सब्जी बनाई जाती है। पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं, पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं, पर हम उनके बिना नहीं रह सकते। यह खिचड़ी के बुजुर्गों का कथन था। अब देखिए ये स्टेटमेंट कभी कभी डायरेक्ट आ जाता है, कहाँ के बुजुर्गों ने ऐसा बोला था, और उसमें आपको जब आप पढ़े होंगे तभी तो आप बता सकते हैं। ये हैं पुरस्कार पाते हुए, और ये खेजड़ी वृक्ष है और उसकी फली दिखाया गया दूसरे में और तीसरे वाले में, और यहाँ पे के लोगों के बारे में है। ठीक है, बीजों का प्रकीर्णन। ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ सीड्स, यानी मतलब बीज कैसे फैलते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे, उनका बताया गया है। तो ये तीनों माध्यम से फैलते हैं। पहला है आपका हवा, जल और जीवों द्वारा। ठीक है, अब हवा द्वारा कैसा, जैसे हवा, पहले हवा का दिखाया हुआ कि हवा बह रही है, धीरे धीरे इसके बीज उड़ रहे हैं। ठीक है, ये नारियल है आपका, पानी में गिरा यहाँ, अब यहाँ से तैरते हुए कहीं दूसरे जगह चला जाएगा तो फिर वहाँ जाके बीज बन जाएगा। फिर वैसे ही ये पक्षी हैं, कोई पक्षी कोई फल वगैरह खाते हैं और ले जाके यहाँ से वहाँ इसको गिरा देते हैं, तो ये हो जाएगा प्रकीर्णन, मतलब फैलाना। प्रकीर्णन का मतलब यही होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, या किसी चीज़ को और विस्तारित रूप देना, कहीं फैला देना इसी चीज़ को, कि यहाँ पे है, मान लीजिए यहाँ 10 किलोमीटर रेंज में कोई चीज़ फलता है और उसको कहीं और जंगल में जाकर खा रहे हैं, तो वही हो गया आपका। नेक्स्ट है कौन लाया कहाँ से, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसमें जितने भी फैक्ट हम बताएंगे आपको, ये आप नोट कर लेना। सोयाबीन की फलियां पककर सूख जाती, छिटकर बिखर जाती। जैसे ये जो सोयाबीन है आप देखे होंगे, भिगो को खाते हैं, इसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, सोयाबीन में प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इसी की फिर खलियाँ जो आती हैं, जो हम सोयाबीन भिगो कर खाते हैं, एक सब्जी बनाते हैं जिसकी, तो जो सब्जी बनाते हैं तो वो खली होती है, उसका तेल, और उसी का तेल निकाल लिया जाता है तो सोयाबीन तेल आ जाता है, रिफाइन के तौर पे लोग खाते हैं। ठीक है, अब देखिए पुर्तगाली लोग मिर्ची, ठीक है, पुर्तगाली लोग मिर्ची, अमरूद, मूंगफली, आलू, टमाटर दक्षिण अमेरिका से लाए थे। अभी देखिए यहीं पे आपका क्वेश्चन, हम इतना आप कंफ्यूज हो जाएंगे जब क्वेश्चन देखेंगे कि आप खुद ही गलत कर देंगे, तो वही चीज़ें आपको समझनी है। लाए तो थे पुर्तगाली, जैसे इंडिया में पुर्तगाली आए थे, लेकिन वो चीज़ लाए कहाँ से थे ये अलग प्रश्न है, या ये चीज़ कहाँ से आया था ये अलग प्रश्न है। तो अगर पूछा जाएगा कहाँ से लाए थे तो अमेरिका से लाए थे। साउथ अमेरिका क्या है आपका, एक महाद्वीप है जिसमें अर्जेंटीना, ब्राज़ील वगैरह जितने भी देश हैं, चिली, ये सब देश हैं। तो ये इस रीजन से लाए थे क्या, मिर्ची, अमरूद, मूंगफली, आलू, टमाटर। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछेगा कौन लाया था, किनके द्वारा लाया गया था, तो पुर्तगाली लोग थे। पुर्तगाली आपका यूरोप में एक देश है पुर्तगाल, वहाँ से आए थे। ठीक है, तो लाए पुर्तगाली थे, क्योंकि रास्ता वही है उधर से आने का, तो उधर से समझ लीजिए दक्षिण अफ्रीका के पीछे से आते हुए कोप ऑफ हेन से, और इधर से लाए होंगे। तो यही है आपका, मिर्ची देख लीजिए, आलू देख लीजिए। भिंडी अफ्रीका से, गोभी, मटर यूरोप से।
ऐसे याद रख सकते हैं, जितने भी यूरोपीय कंट्री हैं वहाँ पे ठंडियाँ ज़्यादा पड़ती हैं, और ठंडी में क्या होता है, गोभी मटर आपका होता है। गोभी मटर आपकी क्या होती है, ठंडियों में ही तो पाई जाती है। अब भले इस समय अब सब लोग हर 12 मास खा रहे हैं, लेकिन हमें पता है आज से 10 साल पहले ये चीज़ें सीजनी थी, सीजन में ही मिलती थी आपका, कि गोभी और मटर, आलू, नए आलू की सब्जी आपको ठंडी में ही मिलेगी। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। और भिंडी अधिकतर गर्मियों में मिलती हैं, तो अफ्रीका में गर्मी बहुत पड़ती है। तो ऐसे रिलेट करके निमोनिक्स बना के आप क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। चाय असम से लाई गई है, और सोयाबीन चीन से। ठीक है, सोयाबीन वही जो सोयाबीन, अब देखिए यहाँ पे निमोनिक्स एक बना सकते हैं ऐसे, सोयाबीन चीन, बीन और चीन से ऐसे बना सकते हैं। और चाय आपको मालूम है, चाय आपकी असम की है। बैगन, मूली, सेम, करेला, ये तो अपने गांव देहाती में ऐसे याद रख सकते हैं। भंटा, मूली, ये सब कहाँ है, भारतीय हैं। ऐसा जो नाम लगेगा, जो लग रहा है कि हाँ देसी गांव में बनते हैं, तो उनको आप क्या कहेंगे, वो आपके इंडियन है, भारतीय हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्याज की फसल। प्याज की फसल के बारे में बताया गया है। इसमें कुछ इसके हथियार होंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे, उनके बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप जितना बार बार रिपीट करें तो सही है। मैं हूँ बसवा, मैं कर्नाटक के बेलवनिका गांव में रहता हूँ। मेरे अप्पा किसान है। अप्पा का मतलब पापा की बात हो रही है। जुलाई का महीना है। हर बार की तरह इस बार भी अप्पा प्याज की फसल उगाने की तैयारी में है। ठीक है। तो अब देखिए, बसवा के इलाके में तो खूंटी को, खेत की मिट्टी को नरम करते हैं। खूंटी मतलब क्या हुआ आपका, वही जो उसका यूज करते हैं, खुरपी का। अप्पा इस बार खेत में प्याज के बीज बोएंगे। बैल कुरिगे को खींचते जाएंगे और अप्पा पीछे पीछे बीज डालते जाएंगे। मतलब हल की यानी बात कर रहे हैं। बैल जो है हल को ऐसे समझ सकते हैं। तो कुरगे का मतलब आपसे पूछ सकता है कुरगे क्या होता है, तो उसमें जो हथियार है, उसमें खनने के लिए, खुदने के लिए जो यूज होता है, तो कुरगे हो गया। बीज बोए लगभग 20 दिन हो गए हैं। प्याज के छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं, साथ ही निकल आई हैं खरपतवार। अप्पा कहते हैं इसे निकालना बहुत ज़रूरी है, न तो सारा खाद, नहीं तो सारा खाद पानी जो है खरपतवार ही ले लेंगे और प्याज फसल कम हो जाएगी। तो अब तो पौधे खूब बड़े हो गए हैं। मेरे घुटनों तक ऊंचे ऊंचे पत्ते भी पीले होकर सूख गए हैं। मतलब ये कुछ दिनों के बाद की बात है, कि जैसे प्याज उन्होंने रोपा था, अब उसके बाद की बात बता रहा है। ठीक है। तो अब प्याज निकालने के लिए बिल्कुल तैयार है। अप्पा, अम्मा, काका, छोटी माँ और मैं सभी जुटकर यह काम करेंगे। समय से प्याज नहीं निकालें तो सारे प्याज ज़मीन के नीचे सड़ जाएंगे, फिर तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ठीक है। इस बार तो बहुत मोटे मोटे प्याज निकले हैं। घर में बहुत खुश हैं अप्पा और छोटी माँ इसे इल्गे की मदद से प्याज को, पौधे को अलग कर रही हैं। इल्गा का मतलब एक ऐसा हथियार होता है जिससे काटते हैं, जैसे हंसिया बोल सकते हैं, तो वो उससे काटने का काम करते हैं। ठीक है। अप्पा और काका ने मिलकर प्याज को बड़ी बड़ी बोरियों में भर कर बांध दिया। अब अप्पा इन्हें मंडी में बेचने के लिए जाएंगे। अब देखिए, ये हथियार है, इसे बुक में आपके एनसीईआरटी में ऐसे दिया हुआ है कि इनको क्या क्या कहते हैं। तो ये देखिए, खनने के लिए यूज हुआ है, एक काटने के लिए यूज हुआ है। ठीक है। ये चीज़ एक कुदार की तरह काम करता है, फाड़वा की तरह, एक खनने का काम करेगा, ये प्याज को काटने का काम किया है। और ये जो हल है वो बैल में बांध कर जोतने का काम कर रहा था। इनको आप फिर से देखेंगे ऊपर जाकर। ठीक है। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि इनको क्या क्या बोला गया था। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार हैं। इन्हें जनवरी के मध्य और अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। ये जो भी नई फसल होती है, जैसे आपका जनवरी से लेकर मार्च तक, तो अलग अलग जगह पे नई नई फसल के तौर पे इसको मनाया जाता है। ठीक है। इसे आप याद रखेंगे। अब देखिए, एक थ्रेसर के बारे में बताया गया है कि थ्रेसर क्या होता है। आपको मालूम होगी, दाने को बाली से अलग करने हेतु थ्रेसर का प्रयोग किया जाता है। जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं या जिनके पास खेती है, वो इस चीज़ को समझेंगे कि जैसे गेहूं हुआ या धान हुआ, उसको हम क्या करते हैं, ऐसे उसको काट कर और जब इसमें करते हैं तो थ्रेसिंग कहा जाता है। और
इस प्रोसेस को निष्पावन कहा जाता है। दाने को भूसे से अलग करने के लिए, मतलब ओसाने वाले चीज़ को क्या कहते हैं, निष्पावन या विनोरिंग कहते हैं। नेक्स्ट है कीटाहारी पौधा। फिर से आ गया आपका क्या, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अब देखिए नेफ्थरीज एक पौधा, कीटाहारी पौधा है। या इंडोनेशिया और भारत के मेघालय, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। कहाँ पाया जाता है, इंडिया में मेघालय में, और अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो इंडोनेशिया में ज़्यादा पाया जाता है। इसके फैमिली के और कुछ हैं, यूट्राकलिया, ड्रोरा और वेनस फ्लाईट्रैप भी कीटाहारी पौधे हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। अब कीटाहारी पौधे कैसे होते हैं, देखिए ऐसे कुछ आकार के होते हैं। इनका ऊपर मुंह जो होता है ऐसे ऐसे बना होता है, ऐसे होते हैं। अब इनके ऊपर एक ऐसे ही ये फाटक जैसा बना सकते हैं, दरवाज़ा होता है या कवर होता है। जैसे ही वहाँ से कोई भी जानवर जाते हैं तो इसमें से गंध निकालते रहते हैं, ये उसको सूंघने और उसको खाने के चक्कर में वो जाते हैं, और ऐसे ही धीरे से ये इस चीज़ को बंद कर देते हैं। जैसे ये बंद करते हैं उसका शिकार, जैसे मक्खी देखिए यहाँ पे आई है, ये ऊपर से क्या करेंगे, बंद कर देंगे। जैसे ही बंद कर देंगे इनका शिकार हो गए। चलिए नेक्स्ट है आपका वेलक्रो। वेलक्रो आपको बता दें कि इसका आविष्कार जॉर्ज मेस्ट्रल ने किया था 1948 में, और यह हुक और कुत्ते के बीच पर चिपके हुए देखकर उसने प्रयोग किया था। जैसे ये आप देखा होगा चप्पल वगैरह में ये जो चीज़ें चर चर करती हैं, मतलब ऐसे करके, तो उसी को हम वेलक्रो कहते हैं। तो ये वेलक्रो का आपको आविष्कारक का नाम याद रखना है, जॉर्ज मेस्ट्रल ने किया था। और किसको देखकर, उन्होंने एक कुत्ते को देखा था और उसके बाल पे कुछ एक पौधा का बीज था या कुछ ऐसा उस पे लगा हुआ था, तो उसी को देख के उनके मन में ये आया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड इस चैप्टर। प्याज जुलाई महीने में उगाई जाती है, तो आपको ये फैक्ट याद रखना है। किस महीने में, जुलाई में। वैसे तो खनी ये जाएगी आपका मार्च अप्रैल वगैरह में, अप्रैल मई में, लेकिन बोई उसी समय जाती है। ठीक है, विलुप्त पौधे से रिलेटेड है। विलुप्त पौधे 20 प्रजातियां इनकी विलुप्त हो गई हैं। ठीक है, विलुप्त पौधे में जैसे डायनासोर हो गया एनिमल के तौर पे। विलुप्त पक्षी में डोडो पक्षी एक था, उसका नाम है। नेक्स्ट है आपका क्रोटोन नामक पौधे का यह पता कर कि पौधों की सिंचाई कब करनी है। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट पौधा है, इस फैक्ट को भी याद रखेंगे कि मतलब किसी बीज में किसी फसल को बोया गया है, अगर उसमें पता करना है कि हमें पानी कब देना है, तो ये पौधा उसमें लगा दीजिए आप। जैसे ये पौधा बता देगा कि अगर मुरझाने लगा या इसके कलर चेंज होने लगे, पत्तियों के सूखने लगा, तो समझ जाइए कि उस पर्टिकुलर फसल में आपको क्या पानी की आवश्यकता है। ठीक है, तो क्रोटोन नामक पौधा है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में इडली, डोसा, चावल, केरल में टैपियोका जिसको कप्पा कहते हैं, ये फेमस है। ये देखिए जितने भी अब पकवान आ रहे हैं ये सारे फेमस होंगे, इनको याद रखना है। टैपियोका जो होता है आपका केरल में होता है। ठीक है, हांगकांग का सांप का व्यंजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो हमारी पहली वीडियो थी तो उसमें हमने बताया था आपको ये सारे पौधे, जिन्हें लिंगहू फेन कहते हैं। हांगकांग का जो मेन व्यंजन क्या है आपका, सांप के मांस से पकाकर एक लिक्विड जैसा बनाते हैं इसको, और उसको लिंगहू फेन कहते हैं। गोवा से केरल तक जाते हुए रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं। ठीक है, तो देखिए ये चीज़ें एनसीईआरटी में डाटा एग्जैक्ट लिखा हुआ है। गोवा में ये चीज़ दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, कोई ज़रूरी नहीं कि इतना ही है, लेकिन अब एनसीईआरटी में दे दिया है तो आपको पढ़ना है, और यही आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आपको आंसर यही देना है। भले हो वहाँ पे आप रहते हो गोवा में, या गोवा आते जाते हो, आप देखते हो आपने काउंट किया हो उससे ज़्यादा हो या उससे कम हो, लेकिन अगर वहाँ पर दे दिया है तो आपको यही फैक्ट याद रखना है। ठीक है, और कुछ नहीं। रेल टिकट से हमें जानकारी मिलती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रेल टिकट के बारे में। रेल टिकट सभी ने देखा होगा, लेकिन जो विंडो टिकट होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है ये। ठीक है, कि उसमें क्या क्या नाम होता है, क्या नहीं होता है। तो पहला चीज़ हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं कि इसमें पैसेंजर का कभी नाम मेंशन नहीं होता है टिकट पे। ठीक है,
तो बार बार यही क्वेश्चन देता है आपको ऑप्शन में कि क्या उसमें मेंशन होता है। अब पहला नाम ऊपर होगा, लोग सोचते हैं नाम तो होगा ही टिकट में, किसी को जर्नी करनी है, तो वहीं आंसर आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो देखिए आपके क्या क्या उस पर होता है। ट्रेन का नंबर होता है पहला पॉइंट। दूसरा, सफ़र शुरू करने की तारीख, मतलब डेट ऑफ जर्नी होगा। फिर बर्थ, किस नंबर पे आपकी सीट है। किराया होगा, दूरी होगा। इतना ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका दिया रहता है, इससे अलावा कोई भी एक्स्ट्रा आपको फैक्ट याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और क्या नहीं होता है, नाम नहीं होता है, फैमिली का नाम वगैरह नहीं, मतलब जो भी पर्टिकुलर पैसेंजर जा रहा है उसका नाम नहीं होता है। नाम होता है लेकिन वो चार्ट पे होता है जो टीटी के पास होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कबड्डी के खेल में 7 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी के खेल में आंख, हाथ और पैर का ज़बरदस्त तालमेल रखना ज़रूरी होता है। कई खेलों में खिलाड़ी को छूना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे खो खो। ये सब चीज़ें हैं खेल से रिलेटेड। तो आइए कुछ क्वेश्चन है, जल्दी से इनको हम देख लेते हैं। नेप्थलीन से क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, तो इसका आंसर आप अपने से दीजिए। वीडियो को पॉज करके आप अभी आपने ऊपर पढ़ा है तो इसको देख सकते हैं। तो इसका तीसरा आंसर हो जाएगा। मैं जल्दी जल्दी आंसर बता देता हूँ, आप क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके देख लेना आप। हमारे देश में भोजन के लिए बंद गोभी और मटर की मांग कहाँ से, तो याद आया आपको, मैंने ठंडी बताया था। ठंडी कहाँ होती है, यूरोप के देशों में, ठीक है। तो यूरोप यूरोप तो पहला आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि ठंडी कहाँ होती है, यूरोप में। और यूरोप में ही ठंडियों के दिनों में हम क्या मटर और गोभी का यूज करते हैं, तो यूरोप हो जाएगा। आज जब हम मिर्च के बिना भोजन के बारे में सोच भी नहीं सकते, वो कहाँ से मिर्च आई थी आपकी, तो मिर्च आपकी आई थी दक्षिण अमेरिका से। देखा यहाँ पे क्वेश्चन आया ना, कहाँ से, अब पूछेगा कहाँ व्यापारी कहाँ के थे, तो वो पुर्तगाल के थे, लेकिन मिर्च लाए कहाँ से थे, वो दक्षिण अमेरिका से लाए थे, ठीक है। ये असत्य कथन पर विचार करिए। हवा, तापमान और उसमें कितनी नमी है, इसमें भी बीजों के अंकुरण होने के समय में अंतर आ सकता है, सही बात है। कितनी चतुराई से कुछ पौधे शिकार करते हैं, वो उसके बारे में बोला गया है। आपका जो मेघालय और इंडोनेशिया में पाया जाता है कीटभक्षी पौधा। सर्वप्रथम स्विट्जरलैंड में वेलक्रो का आइडिया आया था। परवल मेथी पुर्तगाल के देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। ये गलत है, चौथा ऑप्शन इसका गलत है। नेप्थलीन के बारे में पूछा है, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें देखिए ऐसे ही क्वेश्चन इस समय आ रहे हैं। क्वेश्चन बनाने का तात्पर्य यही है कि ऐसे ही क्वेश्चन इस समय आपके एग्जाम में आ रहे हैं कि कौन कौन पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, जैसे ए बी, बी डी, ए सी और ए, ठीक है। इसका देख लीजिए जल्दी जल्दी। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है, सही है, पहला चीज़ सही है। तो अब पहला ऑप्शन सही है, यानी पहला तो सब में दिया है, मतलब सी में नहीं दिया है, तीसरे में नहीं दिया, यानी तीसरा नहीं होगा, इन दोनों तीनों में से कोई होगा। इसका आकार घड़े जैसा होता है, यानी ए और बी होगा। तो ए और बी पहला में है और चौथा में है, तो यानी दूसरा और तीसरा तो गलत हो गया। ए पहला और चौथा में से कोई ऑप्शन होगा। अब देखते हैं इसमें से। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसा कर खाता है, ठीक है, शिकार करता है। यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं। और तो इसमें सी और डी सही है, यानी ए बी सी डी कहीं है ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ए बी सी है तो यही सही हो जाएगा। देखिए पहला भी सही है और चौथा भी, लेकिन बेस्ट आपको आंसर चुनना है, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, क्योंकि ए बी सी तीनों सही हैं। कीड़ों मकोड़ों को डी तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो यानी ये सही हो जाएगा। तो ऐसे ही आपके एग्ज़ाम में आता है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको घरों के प्रकार के बारे में बताया जाएगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप लोगों को थोड़ा बोरियत लगने लगता है, और थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो थोड़ा डाइजेस्ट भी होता रहेगा, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, ओके, धन्यवाद।